सेवरल टाइम्स हम इसका एप्लीकेशन करते हैं प्रूफ के लिए, टू प्रूव कि ये देखो, ये सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैं फिर से बोलूं दोस्तों, एकेडमिक्स में कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस तभी किया जाता है जब वो कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़े चैलेंज या प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और खाली ऐसे नहीं कि बस ये कर लो, वैसा वाला सल्यूशन नहीं है। ये वो सल्यूशन है जिसको सेवरल टाइम्स बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्लाई किया है और प्रूव किया है कि वाकई में इससे एक बहुत बड़ा समस्या का निदान होता है। तब वो टॉपिक आपकी पढ़ाई का हिस्सा बनता है। ठीक है। दुनिया में क्या होता है, कभी भी जब भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, वेन एवर देर इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज, जिसको हम लोग मैनेजमेंट की दुनिया में चैलेंज बोलते हैं। ठीक है सर, प्रॉब्लम को चैलेंज क्यों बोलते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटिंग होता है। जैसे प्रॉब्लम दुखी देता है, दुख देता है, नेगेटिव है, प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम। और चैलेंज थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बना देता है हमें। चैलेंज होने से हमें लगता है यस। बंगाली में एक मूवी निकला था बीच में, उसका सीक्वल भी निकला था। मूवी का नाम था चैलेंज। ठीक है। और उसका एक टाइटल ट्रैक था बहुत गजब का। जो बंगाली थोड़ा सा समझते हैं उनको सुन के मजा आएगा। चैलेंज दीवी ना साला, चैलेंज, चैलेंज मत देना, थोड़ा स्लैंग यूज करे साला। तो दीवी ना माने देना नहीं, चैलेंज दीवी ना साला, चैलेंज। तो वो गाना मतलब ऐसे जुआ पे लोगों के बैठ गया था यहाँ पर कि हर जगह चैलेंज दीवी ना साला। खैर, ये बिग प्रॉब्लम जब जब आता है ना संसार में, या किसी संसार में नहीं बोलकर हम बोले अभी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी को, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किससे खुजवाएं? क्या तो उसी कंपनी का कोई इंटरनल इंजीनियर या उसी कंपनी का कोई ओनर प्रमोटर, वो सॉल्व करेगा। बट जब उनके भी बस में नहीं होता तो ये सारे के सारे एकेडमिशियंस के पास चले जाते हैं। मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं ना, जिनको गवर्नमेंट अपने साथ रख के रखता है बहुत बार, उनके पास चले जाते हैं। वो रिसर्च करते हैं और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद बहुत जगह अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसको लेकर फिर सबको सिखाया जाता है कि आप अपना प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तब जाके वो कोई टॉपिक बन जाता है। बिग प्रॉब्लम और चैलेंज मोस्टली सॉल्व्ड यूजिंग mostly solved through internal skills, through internal skills, इंटरनली जो आपके एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उससे सॉल्व होगा। क्या तो प्रॉब्लम बाहर ही नहीं जाएगा। जैसे घर में कोई समस्या होगी तो घर वाले लोग ही संभाल लेंगे। और दूसरा, जब वो एक रियल बिग प्रॉब्लम हो जाता है, इफ इट इज प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री, कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री, इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री, तो बहुत बार वो प्रॉब्लम रेफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है टू सम स्कॉलर्स। वो लोग फिर रिसर्च कर करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद अगेन सोल्यूशन निकालने के बाद सेवरल टाइम्स एप्लीकेशन किया जाता है और फिर वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट बना के छोड़ दिया जाता है, सो दैट एवरीवन शुड लर्न, सो दैट एवरीवन शुड लर्न। ठीक है। सो आज हम आपके साथ लीन सिस्टम या जस्ट इन टाइम सिस्टम का जिक्र करेंगे, जिसमें
कोई एकेडमिशियन एज सच इन्वॉल्व नहीं है, बट पार्टली एकेडमिशियन भी इन्वॉल्व है। 100% ये पार्टली है। मोस्टली वो इंटरनल स्किल्स और एक्सपीरियंस से सॉल्व किया हुआ एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन टेक्निक है जो दुनिया भर में रेवोल्यूशन ला दिया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या था उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में चलेंगे, बातें करेंगे सीधा मिस्टर हेनरी फोर्ड, आपने इनका नाम सुना ही है, उनसे। ठीक है, हेनरी फोर्ड जी से हम बातचीत करना शुरू करेंगे। हेनरी फोर्ड का नाम किस लिए लिया जाता है आपको पता है? हेनरी फोर्ड का नाम दुनिया में आता है इसलिए कि उनके कारण आज हम गाड़ी में बैठ पाते। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग गाड़ी में नहीं बैठ पाते। उनके कारण बोलते हैं यूएस ने अपना वर्ल्ड वॉर टू को जीता, नहीं तो यूएस वर्ल्ड वॉर टू नहीं जीत पाता। उनके कारण एक कॉन्सेप्ट हम लोग हल्का सा जो पढ़ते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उनके कारण हमें थोड़ा सा सीखने को मिला कि ऐसा कुछ होता है। उनके कारण हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये उनसे हमें सीखने को मिला। इनको एक अंदर में पता नहीं क्या आग थी या पैशन था कि मुझे सबको, पूरा अमेरिका को, सबको मतलब पूरा अमेरिका को गाड़ी में बिठाना। कार शुड बी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द रिच पीपल। और इनको एक भूत सवार था कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस किया जाए, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट। इनको ये समझ में आ चुका था कि अगर बिजनेस करना है तो लोगों की पॉकेट साइज को समझ के बिजनेस करना पड़ेगा। ये सोचते थे कि हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट so that I can pass that benefit to my customers, so that my product becomes affordable. If I reduce my price, I will get more demand. वही लॉ ऑफ डिमांड है, lower the price, higher the demand. इन्होंने गाड़ी बनाना जब शुरू किया तो उस समय गाड़ी का दाम इनके फैक्ट्री में स्टार्टिंग स्टेज में $1000 से ऊपर आते थे। और $1000 आज की बात नहीं कर रहे, 19th सेंचुरी की बिगनिंग की बात कर रहे, विच यूज्ड टू बी अ बिग अमाउंट, जो हर एक किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। कॉस्ट रिड्यूस करते 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 इन्होंने उस गाड़ी के दाम $300 से भी कम दिए। कैन यू इमेजिन? 70% कॉस्ट रिडक्शन। गाड़ी ऐसा हो गया कि उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स लोग गाड़ी अफोर्ड करने लग गए, हर वर्कर गाड़ी ले लिया, ऐसा सिनेरियो हो गया। इनका फंडा सीधा यही था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा लेना है, नो डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर्स रखना है, नो डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर्स, सप्लायर्स पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब सब कुछ मेक करेंगे। अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी पार्ट्स लगेंगे हम सब कुछ मेक करेंगे, टायर भी बनाएंगे, सब कुछ। रबर अगर लगता है टायर के लिए तो रबर भी ग्रो कर लेंगे, खुद से फार्मिंग करेंगे, स्टील खुद बनाएंगे, जितना भी नट बोल्ट है खुद बनाएंगे, डाइज टूल्स मशीनरी सब कुछ अपने ही बनेगा। ये इनका सपना था। इनका फंडा सिंपल था, हायर द वॉल्यूम लोअर विल बी द कॉस्ट।
दूसरा फंडा यही था, जितना लो प्राइस होगा उतना हाई डिमांड होगा। ठीक है, बट इस धुन में उन्होंने पूरा जो अपना सेटअप किया, उस सेटअप से सिर्फ एक ही कार बन सकता था, एक ही डिजाइन का, ठीक है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन का, सिंगल डिजाइन, एक ही कलर का, वन कलर। उस कार का उन्होंने उस जमाने में नाम दिया मॉडल टी। जिसके पास भी गाड़ी होगी यही वाली होगी, मॉडल टी। इस प्रोसेस को, जिसको उन्होंने यूज किया कि कैसे हाई वॉल्यूम बनाया जाए एट लो कॉस्ट, उसके लिए स्पीड ऑफ प्रोडक्शन पे उन्होंने बहुत फोकस किया। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको कुछ तो तरीका से बनाना पड़ेगा। उस समय उतनी मशीनरीज नहीं थी वर्ल्ड वाइड, इसलिए मशीनरीज नहीं होने के कारण इन्होंने वर्क फोर्स का बहुत इस्तेमाल किया। इनकी फैक्ट्री में उस जमाने में 50,000, 75,000, 1-1 लाख तक लोग काम करते थे। वर्क फोर्स को इन्होंने बहुत जोर से यूज किया, और इस तरह से कि भाई तुम आदमी जरूर हो लेकिन काम मशीन की तरह करोगे। टू वर्क लाइक मशीन्स, वर्क फोर्स टू वर्क लाइक मशीन्स। मशीन्स कैसे काम करता है? जो उसको प्रोग्राम कर दो बस वही करेगा, उससे ज्यादा अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना अलग है, बट मशीन इंटेलिजेंस अपना मन से नहीं लगाता, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तब वो लगाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना करें, मशीन मतलब यू हैव टू डू रिपीटेटिव टास्क, मींस रिपीटेटिव टास्क, एक टास्क को बार 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 करना पड़ेगा, रिपीटेटिव टास्क आपको करना पड़ेगा। जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने बनाया, उस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का नाम पड़ा असेंबली लाइन प्रोडक्शन। क्या नाम पड़ा? असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ये क्या सिस्टम होता है सर? असेंबली लाइन प्रोडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए मैं कुछ फैक्ट्री का एक हल्का सा लेआउट बनाता हूं। ये पूरा नीचे जो असेंबली लाइन के नीचे जो व्हाइट एरिया है ना, ये पूरा समझ लीजिए फैक्ट्री एरिया, नीचे पूरा फैक्ट्री। तो अलग अलग जगह पर फैक्ट्री में अलग अलग शेड बना दिया हमने, और उन शेड्स पर हमारे कुछ न कुछ पार्ट्स बन रहे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट्स माने कंपोनेंट्स बन रहे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा बन रहा है। ठीक है, फिर ये पार्ट्स कहीं ना कहीं तो जाकर जुड़कर गाड़ी बनेंगे ना। तो अब पार्ट्स को ले लेकर जोड़ने का जो काम है, पार्ट्स को जोड़ने का काम को असेंबली बोलते हैं, राइट। टिपिकली एक गाड़ी बनाने में हजारों पार्ट्स लगते हैं, हजारों, आज के जमाने में। बट मान लेते हैं कि हम लोग सारा असेंबली का काम अब यहाँ पे करेंगे, सारा पार्ट्स को लेके। अभी 3 ही पार्ट है, अभी माइंड में ऐसे ही सोचिए। अब ये कहीं ना कहीं, ये मान लीजिए आपका जो अलग एक शेड है, मान लीजिए वहां पे एंट्री लेगा, सारा पार्ट्स लेके आया जाएगा। फिर आपका यहां पर अलग अलग तरह का ग्रुप या डिपार्टमेंट्स बना हुआ है, बट मैं एक बार एक सिंगल डिपार्टमेंट ही अज्यूम कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ
कि यहाँ पे मानिए एक टेबल पर बहुत सारे आदमी लगातार खड़े हुए हैं, एक लाइन से खड़े हुए हैं, और मतलब ऐसा कि मतलब सट सट के खड़ा रहना पड़ रहा है। ये फोर्ड की फैक्ट्री की हालात थी। इतना आदमी वो लोग हायर कर लिया था कि जगह भी नहीं होता था, और लोग को काम करने में वहां पे उस समय उतना दिक्कत नहीं था, क्योंकि काम था नहीं अमेरिका में उस समय। बहुत वो ग्रेट डिप्रेशन वाला हालत था, तो लोगों को ये था कि चल काम तो मिल रहा है, रोजी रोटी तो पल रही है। ये सिनेरियो है। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने उन्होंने जो कष्ट झेले, हम उसका 1% भी अभी नहीं झेलते हैं। हमारे पास इतना सुख सुविधा है। अगर हम उनके पोजीशन पर चल जाएं तो हम सोचेंगे कि हम जी नहीं सकते एक दिन भी। खैर, तो ये लोग लाइन से खड़े होते हैं, पार्ट्स यहां से यहां सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, और सबको बताया हुआ होता है एक एक स्टेप। ये करेगा स्टेप 1, ये करेगा स्टेप 2, ये करेगा स्टेप 3, एंड सो ऑन। एक एक स्टेप सबको बताया हुआ होता है, S1, S2, S3, S4, ऐसे करके। तो ये आदमी एक स्टेप करेगा, इसको देगा, ये स्टेप करेगा, इसको देगा, ये स्टेप करेगा, इसको देगा, और ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा जब तक कि फिनिश गुड्स नहीं आ जाता। जरूरत पड़ने पर आप कुछ असेंबली यहाँ पे भी करा सकते हो, कि पार्ट्स यहाँ पे कई सारे बन रहे हैं तो उसको भी जोड़ के ही सीधा यहाँ भेजा जाए। कुछ असेंबली आप यहाँ भी करा सकते हो, कुछ असेंबली यहाँ भी करा सकते हो, या फिर आप सारा पार्ट्स एज इट इज मंगा लो और सब असेंबली एक ही जगह कराओ। वो आपका चॉइस है, वो लेआउट आप कैसे भी बना लो। बट ये जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे हेनरी फोर्ड जी ने दुनिया को दिया। इसी से द मोर द वर्कर्स, the more the well division of work in steps, the more would be the speed of production. सर वो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझ में आया कि इससे स्पीड कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल समझाएंगे आपको, आप स्पीड को समझिए। हाउ इट विल गिव अ स्पीड, हाउ इट विल गिव अ स्पीड, गिव द स्पीड। इससे स्पीड कैसे बढ़ेगा? जैसे सोचो, रोटी बनाना है फॉर एग्जाम्पल। अभी गाड़ी से एक बार रोटी में आ गए, क्योंकि आप ये जल्दी समझेंगे। हमारे घर में एक रोटी बनता है, 1 पीस बनता है, हमने पता लगा 10 मिनट में। बट हम सोच रहे कि नहीं, 1 पीस 5 मिनट में बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा? 1 पीस को 10 मिनट में बनाते हैं, ये एक्चुअल है। बट टारगेट है कि 1 पीस 5 मिनट में बनना चाहिए, आधा करो टाइम को। तो कैसे बनेगा? तो असेंबली लाइन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम लोग करेंगे, ये जो 10 मिनट का काम है उसको ब्रेक करो डिफरेंट एक्टिविटीज में। ब्रेक इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज भी बोलते हैं, इसको टास्क भी बोलते हैं, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज, टास्क एंड एलिमेंट्स। अब जब आप ब्रेक करोगे तो मान लीजिए हमने पता लगाया कि टास्क में टास्क ए है, रोटी बनाने में टास्क ए है। फॉर एग्जांपल, आटा का वो पेड़ी तोड़ते हैं ना, उसको गोल गोल ऐसे बेलते करके, तो वो काम है टास्क ए। उसमें टाइम कितना लगेगा उसको भी ब्रेक करना है। वो पेड़ी बना के गोल गोल रेडी करने में लगता है 2 मिनट। टास्क बी में रोटी को बेलना है, ठीक है, बेलना है गोल गोल राउंड, उसमें लगेगा 3 मिनट। टास्क सी में सेकना है, तवा पे सेकना है, उसमें लगेगा 5 मिनट। तो इस तरह से हमारा 10 मिनट ब्रेक हो जाएगा। 5 3 8 और 2 10, इस तरह से 10 मिनट ब्रेक हो गए। ऑडिट। अब ये जब 10 मिनट मेरा ब्रेक हो गया डिफरेंट टास्क में, अब मुझे ये सोचना है, स्टेप नंबर 2,
कि मुझे ये काम जो करना है कितना देर में करना है, तो पता चला कि 5 मिनट में करना है। अब 10 मिनट का काम अगर 5 मिनट में करना है तो सिंपल है, आपको उसको 2 जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, उसको 2 असेंबली स्टेशन में डिवाइड करो। 2 असेंबली स्टेशन। नाउ व्हाई 2 असेंबली स्टेशन? बिकॉज 10 मिनट का काम 5 मिनट में करना है सर, इसका मतलब 10 मिनट का काम अगर 1 मिनट में करना है तो 10 असेंबली स्टेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी 2 असेंबली स्टेशन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। व्हाई 2 असेंबली स्टेशंस? बिकॉज यू वांट द वर्क ऑफ 10 मिनट्स टू बी डन इन 5 मिनट्स। दिस इज द लॉजिक। अगर मुझे 10 मिनट का काम 1 मिनट में कराना है तो मुझे 10 असेंबली स्टेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग असाइन करते हैं। स्टेप नंबर 3 में असाइनमेंट ऑफ टास्क करते हैं। असाइन द टास्क्स टू द असेंबली स्टेशंस। तो टास्क कैसे असाइन किया जाएगा उसको समझिए। असेंबली स्टेशन 1 है, पहला स्टेशन 1। आपको ये ध्यान रखना है कि काम अगर 10 मिनट का 5 मिनट में करना है तो हर असेंबली स्टेशन को 5-5 मिनट का काम अलॉट करना पड़ेगा। ये सब कुछ रूल्स है, आपको ये सब सम्स पूछा नहीं जाएगा। मैं एक फंडा समझा रहा हूँ कि कैसे असेंबली लाइन काम को फास्ट करके देगा। आपको बस सुनना है कि सर देखिए सच में फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए असेंबली स्टेशन 1 में आप टास्क नंबर ए बी दे दो, टास्क ए और बी दे दो, और असेंबली स्टेशन 2 में टास्क सी दे दो। देखो 2-3 मिला के यहाँ पे 5 मिनट हो गया और यहाँ पे भी 5 मिनट है। इक्वली जितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना आपका श्योरिटी से आपका टारगेट टाइम अचीव होगा। अगर ये मान लीजिए किसी कारण से 4 और 5 रह गया, 1 मिनट अगर मिसमैच रह गया, जितना मिसमैच रहेगा उतना आपका टारगेट में डिविएशन आएगा। ठीक है, जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक असेंबली स्टेशन में उतना आपका टारगेट श्योरली अचीव होगा। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं कि कैसे देखो हमारा टाइम कम हुआ। कैसे देखो हमारा टाइम कम हुआ। सोचिए हमने यहां पर अब बनाया एक पहला रोटी, पहला साइकिल 1 चालू किया, रोटी का साइकिल 1। तो पहले असेंबली स्टेशन 1 को काम दिया जाएगा। सोचिए वो शुरू किया 0-0 पर, टाइम है 0-0, स्टॉप वॉच 0-0 पे स्टार्ट किया। ठीक है, उसका टोटल साइकिल का काम है 5 मिनट का। तो वो एंड कब करेगा? 5 मिनट पे एंड करेगा। जैसे ही असेंबली स्टेशन 1 का काम खत्म होगा ये काम असेंबली स्टेशन 2 के पास जाएगा। स्टेशन 2 और 1 सीक्वेंशियली ऑपरेट करते हैं। ये रूल है कि 1 के बाद ही 2 काम करेगा। तो 1 खत्म हुआ, 2 के पास ये चला जाएगा स्टार्ट होने 5 पे। ये मत बोलना 6 पे, 1 मिनट का आइडल टाइम क्यों, संगे संग जाएगा। और फिर 2 का काम एंड हो रहा है 5 पे, तो ये 10 मिनट पर, 5 मिनट का 2 का भी काम है ना, तो 5 + 5 10 मिनट पर आपका काम खत्म हुआ। मतलब स्टार्ट कब किया 0, एंड कब हुआ 10। तो पहला रोटी कितना देर बाद आया? 10 मिनट बाद ही आया। ठीक है, मतलब आप अगर देखें तो पहला रोटी कब आया? 10 मिनट बाद आया। लेकिन अब सब्सिक्वेंट साइकिल्स में आप देखो, अगर यहां अलग लोग काम कर रहे हैं, यहां अलग लोग काम कर रहा है, तो अगला साइकिल में ये 5 मिनट के तुरंत बाद ही तो नेक्स्ट स्टार्ट कर देगा। जिसके पास रॉ मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल फीड करके रखो आप अपने तरफ से, तो वापस नेक्स्ट स्टार्ट कर देगा। 5 के बाद 5 मिनट का काम है, 10 पे खत्म। जैसे ही इसका ये खत्म होगा नेक्स्ट के लिए रेडी है, 10 पे स्टार्ट करेगा। और 5 मिनट का इसका काम है तो 15 पे खत्म। तो नेक्स्ट रोटी कब आया? 10 मिनट के बाद 15 पे। ऐसे ही आप साइकिल 3 देखो, ये 10 पे आएगा, 10 और 5 ये 15 हो जाएगा। ये 15 पे स्टार्ट करेगा, 15 और 5 मिनट का काम है 20 पे। नेक्स्ट रोटी फिर आ गया 20 पे। पहला मानते हैं 10 मिनट पे आया, बट सब्सीक्वेंट देखिए ना 5-5 मिनट में एक एक रोटी आ रहा है। सब्सीक्वेंट क्या आ रहा है? 5-5 मिनट में एक एक रोटी आ रहा है। तो 10 मिनट का काम 5 मिनट में करा दिया आपका। कैसे? उस काम को टास्क में स्प्लिट करके 2 जगह डिवाइड करके।
अब 10 मिनट का काम अगर मेरे को 1 मिनट में करना है तो मेरे को 10 टास्क में स्प्लिट करना पड़ेगा और 10 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 लोग खाली भी ना रहे, उसका भी जुगाड़ मेरे को करना पड़ेगा, और 10 लोग के पास टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, उसका भी अरेंजमेंट मेरे को करना पड़ेगा। अब एक चूल्हा और एक तवा में शायद ये काम ना हो, अगर आपको 10 जन में डिवाइड करना है तो मल्टीपल चूल्हास वगैरह लाने पड़ेंगे, वो आपको सोचना है। So this will require huge capex. This will require involvement of management in every aspect, because management needs to ensure that none of the assembly stations, assembly station में वर्ड स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्टेशन में बहुत बार मल्टीपल लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो मल्टीपल टास्क भी करेंगे या सिंगल टास्क भी करेंगे। बहुत बार एक एक स्टेशन में एक ही आदमी होता है। तो आपका एज अ मैनेजमेंट जिम्मेदारी क्या है कि आपको उनको खाली नहीं रखना है, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है, उनको काम करने के लिए जगह देना है, प्लस आपका जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस को अचीव करवाना है। मतलब आप देखिए ना, आदमी को मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, रिपीटेटिव। जैसे फर्स्ट वाला खाली क्या कर रहा है, हर समय रोट आटा तोड़ के बेल के रख दे रहा है, बस एक ही काम है। सोचो कि सुबह से रात अगर फैक्ट्री खुला हुआ है, 10 घंटा काम करना है या 12 घंटा काम करना, और एक ही काम करना है, बस कोई दूसरा काम ही नहीं करना है। आदमी को मशीन की तरह यूज करने से उसका क्या होता है, एक काम में ना स्किल बहुत ज्यादा आ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, फिर उसके जैसा वो काम दूसरा आदमी नहीं कर पाता है बहुत बार। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह का मैकेनिज्म से गाड़ी बनाने का सोचा गया, जिसमें इन लोगों ने एक एक हजार वर्कर एक एक असेंबली स्टेशन में डाले, कहीं जगह एक एक वर्कर ही एक एक काम करता चला जा रहा था, और ऐसे 10-10 हजार वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब कैसे गाड़ी बनाने का जो पूरा स्टेप है उसको हजारों स्टेप में तोड़ा गया, और सब कोई छोटा छोटा काम करेगा। मतलब बोलते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ये पेन को अगर बनाएंगे और फिर असेंबल करेंगे तो उसको ढक्कन को टाइट करने के लिए तो 6 बार घुमाना पड़ता है ना। मान लीजिए उसका भी काउंटिंग हो जाता था कितनी बार घुमाना पड़ता है, तो ये एक बार घुमाएगा, दूसरा आदमी दूसरी बार, दूसरा आदमी तीसरी बार, चौथा आदमी चौथी बार, ऐसा उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया था स्टेप्स का। कि सोचिए एक लेवल उन्होंने अचीव किया कि विद इन 10 to 20 सेकेंड्स एक गाड़ी बन के निकल रहा है पूरा फैक्ट्री से। विद इन 10 to 20 सेकेंड्स एक गाड़ी बन के निकल रहा है। मिनट का 2 गाड़ी 3 गाड़ी बन के निकल रहा है, एक एक मिनट का। कैन यू इमेजिन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन? ये स्पीड ऑफ प्रोडक्शन राज है अमेरिका का सक्सेस का, अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हेनरी फोर्ड की टेक्निक्स फिर ऐसा नहीं कि गाड़ी में ही पॉपुलर हुई, फिर और भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां, गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां भी उनके टेक्निक्स को यूज करने लगी। बोले वाह ये तो मस्त है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और एट द सेम टाइम कॉस्ट भी कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट भी पार्टनर कर लिया है सब में। फिर जब अचानक वॉर डिक्लेयर हो गया तो गवर्नमेंट इन्हीं के इंजीनियर्स को लेकर, हेनरी फोर्ड का अपना बेटा था वो गवर्नमेंट के साथ काम करता था, उन लोग को लेकर उन्होंने वॉर में बॉम्बर्स बनाने का, मिसाइल्स बनाने का, प्लेन बनाने का, टैंकर्स बनाने का, फैक्ट्रीज इसी कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया। इवन एरोप्लेन तक उन्होंने बना डाला इसी कॉन्सेप्ट से कि वो कैसे फास्टेस्ट बन सकता है। बोलते यूएस सक्सेस इसीलिए पाया वॉर में क्योंकि उसके पास वॉर में लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस की कमी नहीं थी, और वो जिस स्पीड से बना लेता था और जितना सस्ता बना लेता था, वो टेक्निक्स वर्ल्ड के पास अभी भी नहीं था। हेनरी फोर्ड ने ये पूरा काम करने के लिए अपना जितना धन संपत्ति उन्होंने कमाया वो सब प्लाउ बैक करते करते एक बहुत बड़ा फैक्ट्री को जन्म दिया,
इसका नाम था रूज कॉम्प्लेक्स। रूज करके एक रिवर है अमेरिका में, उसके पास वो जगह लेके बनाया। मैं आपको कुछ प्रमाण स्वरूप इमेजेस दिखाना चाहता हूं, आप अब उसको थोड़ा देखिए, ठीक है। यही है हमारे हेनरी फोर्ड, 1947 में शायद चल बसे थे, एट द एज ऑफ 83। इनके जाने के बाद इनका पोता, एक्चुअली इनका बेटा तो मिलिट्री में था, बट इनका पोता एक्चुअली कंपनी को संभाला। आज भी फोर्ड के कुछ फैमिली मेंबर्स फोर्ड के शेयर्स को होल्ड करते हैं। ये था इनका मॉडल टी, जिससे इन्होंने दुनिया में रेवोल्यूशन लाया, गाड़ी की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन। अब क्या है, देखिए, एक ही गाड़ी अगर आप बनाते जाएंगे ना, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस है। कि मैंने क्या बोला, पूरा अमेरिका में सिर्फ एक ही गाड़ी चल रहा है, तो आदमी तो आदमी है, उसमें तो अपने ईगो का प्रॉब्लम है। तो फैक्ट्री का ही कोई सुपरवाइजर है, वो भी सेम गाड़ी, तो वर्कर है तो वो भी सेम गाड़ी। गाड़ी का इतना दाम कम हो गया, वर्कर भी अफोर्ड कर लेंगे। तो लोगों को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता था। दूसरी कंपनीज में और ज्यादा, बॉस भी वही गाड़ी, नौकर भी वही गाड़ी, हर कोई सेम गाड़ी में आ रहा है, तो कोई क्लास नहीं दिख रहा है ना। जिसका कमाई बढ़ रहा है उसको थोड़ा खर्चा करने का मन करता है। तो फोर्ड को आगे जाकर कंपटीशन सहना पड़ा। कंपटीशन किससे मिला? शेवरले से। शेवरले कंपनी का नाम है, जनरल मोटर्स जिसने एक गाड़ी का ब्रांड निकाला शेवरले। जनरल मोटर्स जानता था कि फोर्ड का जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उस पर मैं कॉम्पीट कर ही नहीं सकूंगा। तो शेवरले कंज्यूमर माइंड से खेला। वो गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स जो फोर्ड की गाड़ी में नहीं था, थोड़ा कलर डाला, थोड़ा डिजाइन चेंज किया, थोड़ा उसको लग्जरियस बनाने का कोशिश किया, और प्रीमियम प्राइस भी लिया। प्रीमियम क्यों लिया? बिकॉज उसका कॉस्ट भी ज्यादा था, और इसलिए वो प्राइस भी ज्यादा लिया। लोगों को जब वो दिखाया गया, लोग पागल हो गए, वाह ऐसा भी गाड़ी हो सकता है, वाह। ठीक है। और देखते ही देखते फोर्ड का 25% मार्केट शेवरले खा गया अमेरिका में। शेवरले के पास इतना ऑर्डर्स, इतना बुकिंग्स आ गए। शेवरले क्या किया, छोटा छोटा जगह पर अपना ब्रांड को बनाया। मतलब छोटा जगह एज इन फैक्ट्री जो इनका था, रूज कॉम्प्लेक्स, ROUG, वैसा वो सोच भी नहीं सकता था, बट छोटा यूनिट बनाकर प्रोडक्शन किया। कॉस्ट ज्यादा लगा, प्राइस ज्यादा लिया, थोड़ा सा वैरायटी दे दिया, हो गया। फोर्ड को बड़ा झटका लगा। फोर्ड विश्वास करने रेडी नहीं था। फोर्ड को लगता था कि ये सब लग्जरी नॉन वैल्यू एडिंग है, वेस्ट है। लोगों को गाड़ी चाहिए, लोगों को लग्जरी नहीं चाहिए। फोर्ड के मन में ऐसा बैठा हुआ था। लोगों को मोबिलिटी चाहिए। इसका जो गाड़ी था ये बहुत रोबस्ट गाड़ी था। मतलब उस जमाने में तो आज जैसे रोड्स भी नहीं थे ना, सब तो कच्चे रास्ते थे हर जगह, अमेरिका हो चाहे कहीं पर भी हो। तो ये गाड़ी ऐसा बनाया था कि SUV टाइप का गाड़ी, कि कहीं पे भी, पहाड़ी पे भी चल सके, हर रोड में, हर टेरेन में चल सके। बट उनको ये लगता था कि गाड़ी इंपॉर्टेंट है, लग्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट शेवरले ने उल्टा कर दिया, लग्जरी दे दिया, लोगों को समझ में आ गया और लोग कूद पड़े उसके ऊपर। देखते देखते फोर्ड का, सोचिए इतना बड़ा सेटअप में अगर 25% मार्केट गायब हो जाए, तो कितना इन्वेंट्री पाइलअप, कितना नुकसान। इनको सदमा लग गया एकदम। कई सारे जो फोर्ड के सेल्स वाले थे तब इनको समझाए तो ये डिसीजन लिए कि चलो अब दूसरा मॉडल डिजाइन करते हैं। फोर्ड के जो बेटे थे वो एक डिजाइनर आर्टिस्ट कैटेगरी को बिलोंग करते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर गाड़ी डिजाइन की, मॉडल ए नाम से। ये मॉडल टी है, मॉडल ए नाम से गाड़ी डिजाइन की, जो फोर्ड के जैसा था, शेवरले के जैसा था, और वो फोर्ड को मार्केट रीगेन कराया। बट प्रॉब्लम क्या था कि फोर्ड का जो पहला जो फैक्ट्री सेटअप हो चुका था ना, उसमें फोर्ड ने वो सोचा ही नहीं दूर का
कि कल को मेरे को इसमें दूसरा तरह का मॉडल भी बनाना पड़ सकता है, इसलिए पूरा टूल सेटअप इक्विपमेंट्स मशीनरी सब सिर्फ मॉडल टी के हिसाब से किया था। अब उसमें मॉडल ए बनाने का मतलब था कि बहुत सारा रीटूलिंग करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा मशीनरीज बदलना पड़ेगा, बहुत सारा सेटअप बदलना पड़ेगा। को करने में उनको 4 से 5 साल लग गए और उसके कारण उनका बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें इन्वेस्ट हो गया। मतलब फोर्ड इतना ग्रो करके भी क्या था ना, कंज्यूमर टेस्ट के हिसाब से अपने आप को फास्ट बदल नहीं पाया। आज भी यही बोलते हैं। फोर्ड जो मान लीजिए गाड़ी की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया, इसके बाद तो बहुत सारी गाड़ियां की कंपनी आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर का वो प्रेफरेंस, वो बदलता टेस्ट के हिसाब से गाड़ी बनाने लगी और फोर्ड उसको पता नहीं क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाया। ठीक है, खैर ये शुरू से ही समस्या थी। आज भी बोलते हैं फोर्ड का सक्सेस में ये एक बाधा है। और आगे देखते हैं। ये है, देखिए आज का जमाना का असेंबली लाइन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटली एम्पावर्ड एवरीथिंग, लोग एक एक स्टेप कर रहे हैं। सामने में कंप्यूटर लगा हुआ है, डिजिटल पेन है, उससे एंट्री कर देते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पढ़ सकते हैं। डिजिटली एम्पावर्ड असेंबली लाइन, लाइन बाय लाइन ही खड़े हैं और लोग काम कर रहे हैं। ये है फोर्ड का असेंबली लाइन, देखिए जहां पे गाड़ी बनाई जा रही है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ये एक गाड़ी जहां रुक जाती है काम होने के लिए उसको बोलते हैं असेंबली स्टेशन। और एक असेंबली स्टेशन में एक वर्कर भी हो सकता है, जैसे कि पिछले केस में था, और यहाँ पर मल्टीपल वर्कर्स है, ऐसा भी हो सकता है। टू स्पीड अप मोर, मल्टीपल वर्कर्स को लगा देते हैं। फोर्ड है ना, वर्कर का कंफर्ट के ऊपर कभी नहीं काम किया। मतलब बोलते हैं फोर्ड की फैक्ट्री में टॉयलेट भी जाने का परमिशन नहीं था बहुत बार। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको काम छोड़ के जाना पड़ेगा, और एक जन काम छोड़ेगा तो उसका काम कौन करेगा? बाकी सबको तो एक स्पीड पे खटाखट काम करना है ना। वो 1 मिनट का काम है तो 1 ही मिनट में करना पड़ेगा, वो उतना वो स्ट्रिक्ट वहां पे होते थे। अब आप छोड़ के जाएंगे तो आपके पहले जो काम कर रहा है वो यहाँ पे उसके यहाँ पे काम हो जाएगा, तो बीच में आपके यहाँ पे बफर जमा हो जाएगा, और आपके बाद वाला को फीड कौन करेगा? वो खाली बैठ जाएगा। तो इन लोगों का सिस्टम क्या था, कोई को भी अगर सिगरेट पीने जाना है, टॉयलेट करने जाना है, ब्रेक लेना है, तो कुछ बटन्स होते थे अलार्म, उनके सुपरवाइजर्स घूमते रहते थे। वो इधर उधर देखने लगेगा, समझ में आ गया कि इसको ब्रेक चाहिए, तो किसी को अपने जगह डालना पड़ेगा, फिर आप निकल सकते हो, काम नहीं रुकेगा। द असेंबली लाइन मस्ट बी मूविंग कंटिन्यूअसली। तो बहुत स्ट्रेसफुल होता था लोगों को, बट उपाय नहीं था, उनके पास और कोई काम ही नहीं था, क्या करेंगे। कई जगह असेंबली लाइन में दूसरे आदमी नहीं होते थे जो उसका जगह ले सकते थे, तो वहीं पे ही खड़े खड़े जहाँ पे काम करते हैं ना, वहीं पे टॉयलेट करने का भी ट्रॉफ बना दिया, वहीं तो फिर तुम टॉयलेट कर लो, जाने का जरूरत नहीं, निकलने का जरूरत नहीं। बिकॉज मेरा असेंबली लाइन मूव करते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। स्पीड को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया ना, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ पर एक खड़ी है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या फील होता है कि जब काम हो जाएगा तो ये बोल देंगे, तब गाड़ी आगे चल जाएगा। ऐसे नहीं है। फोर्ड, आपने नाम सुना होगा फ्रेडरिक विंसलो टेलर का, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनके साथ कोलैबोरेट किए, सबका टाइम एंड मोशन स्टडी किया, और जो बेस्ट मैन्स जॉब होता है कि एक बेस्ट आदमी किस तरह से काम करता है, उसके हिसाब से हर काम करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया। और उस स्टैंडर्ड टाइम पे यहाँ पे गाड़ी अपने आप, मान लीजिए यहाँ पे जो काम है वो 6 मिनट का है, तो 6 मिनट बाद गाड़ी अपने आप खींच लिया जाएगा।
पहले वो मैनुअल मूविंग होता था कि यहाँ पे आगे में लोग खड़े होते थे जो उसको ड्रैग करते थे, बट धीरे धीरे उसको उन्होंने ऑटोमेट कर दिया कि 6 मिनट बाद गाड़ी आगे बढ़ जाएगा और दूसरा गाड़ी आ जाएगा। अगर तुम इनकम्प्लीट छोड़ दिए और ट्रैक हो गया तो तुम्हारी नौकरी गई। तो बीच में काम छोड़ के इधर उधर कर ध्यान देने का कोई गुंजाइश ही नहीं। आपको फोकस वे में काम करना ही पड़ेगा। वर्करों का उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने कभी, काम पे दिया, ज्यादा ध्यान दिया। आदमी को बोला काम करना चाहिए, और उस समय क्या था ना, माहौल ही ऐसा था कि लोगों को काम चाहिए तो करो, क्या करेंगे। वर्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम नहीं किया तो भी वो खींच लिया जाएगा। तो इससे कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ना, हो सकता है कोई आदमी बिना बोले कुछ नट टाइट करना छोड़ ही दिया, चेकिंग में पकड़ा भी नहीं गया, तो क्या होगा, कंज्यूमर को पता चलेगा, तो कंज्यूमर के यहाँ पे गाड़ी में यूज करते करते डिफेक्ट आएगा, और डिफेक्ट आएगा तो वो रिटर्न करेगा या फिर रिपेयर मांगेगा। तो इसलिए फोर्ड और शेवरले में भी लड़ाई होता था बहुत बार। ये लोग एक दूसरे का खींचातानी करते, जैसे रिन और टाइड में हमेशा लड़ाई चलता है, आप देखना एड्स में भी। उसी तरह से इसमें भी फोर्ड और शेवरले में भी मार्केटिंग प्रमोशंस में लड़ाई होने लग गया। शेवरले वाले बोलते थे कि अगर फोर्ड की गाड़ी लेनी है तो डेली फिक्सिंग और रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, और शेवरले के लिए फोर्ड वाले बोलते थे ये बेस्ट गाड़ी अगर आपको धक्का लगाना है तो, बेस्ट कार टू पुश योरसेल्फ। और इधर बोलते थे ये लोग शेवरले वाले, द बेस्ट कार टू गेट इट फिक्स्ड डेली। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेली फोर्ड का गाड़ी में आएगा। उस समय क्या था ना, उतना क्वालिटी कॉन्शियसनेस हम लोगों में नहीं था। मैंने आपको पहले भी समझाया ऐसा, हम लोगों को लगता था प्रोडक्शन हो जाए फिर कुछ गड़बड़ आएगा तो ठीक कर देंगे और क्या होगा, वॉल्यूम बन बन के निकले तो सही, सस्ता सस्ता चीज दे दिया, अब चलाया, कोई प्रॉब्लम आया फिर ठीक कर देंगे। मतलब हजारों लोग जब काम कर रहे तो एक दो क्वालिटी स्टेप का चेकिंग छूट भी सकता है। इसलिए उन लोगों का उतना फोकस नहीं था उस समय क्वालिटी के ऊपर। उस समय फोकस था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बन के निकले तो सही। हाँ, टेस्टिंग करते थे अपने जान में, बट कुछ कुछ डिफेक्ट्स बाद में निकलते थे तो बाद में ठीक कर देते थे। वर्कर को झुक के जब काम करना पड़ता है ना इस तरीके से, तो वर्कर को और स्ट्रेस होता है। नए जमाने में नया वर्कर को कंफर्ट देने वाला असेंबली लाइन बना दिया गया, जिसमें क्या किया गया, ये जो नीचे में आपको दिख रहा होगा गाड़ी के पटरी है, पटरी नीचे में पटरी जैसा है जिस पे गाड़ी मूव करता है, वो चीज को उन्होंने ऊपर कर दिया, ऊपर, कि वर्कर खड़ा होके काम कर सकता है। गाड़ी ऊपर से आएगा, ऐसे इस साइड से आई लेवल से आएगा, आप खड़ा होके काम कर सकते हो, उससे स्ट्रेस कम पड़ता है। और उसके बाद भी क्या हुआ कि इन्होंने फ्लाइंग चेयर्स बनाए। फ्लाइंग चेयर्स मतलब ऊपर मान लीजिए कोई रॉड से हैंगिंग है, उस पे चेयर पे आप बैठ जाइए और वो चेयर को आप मूव करा सकते हो और गाड़ी में घुस के या बैठे बैठे भी काम कर सकते हो आप चाहो तो। नया जमाना जो वर्कर के कंफर्ट के हिसाब का जमाना आ गया, वो ऐसा जमाना है। बट पुराना जमाना ऐसा था। ये देखिए, ये नए जमाने का असेंबली लाइन, ऊपर से गाड़ी आ रहा है। ये सब hyundai में मिलेगा, होंडा में मिलेगा, BMW में मिलेगा। नए जमाने में क्या हो गया कि ये सब भी जो काम है जो आदमी कर रहे हैं, वो सारा काम अभी रोबोट करने लगा है बहुत जगह। रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग आ गया। रोबोट बेसिकली क्या है कि एक मशीन है जिसका अपना हाथ वाथ जैसा कुछ हैंडल बना हुआ है, वो अपने आप जाके फिट करके आ सकता है। तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें आदमी को यूज ही नहीं करना है, तो उससे और परफेक्शन आता है। रोबोट क्या करता है ना, उसके पास प्रोग्राम्स होते हैं, गाड़ी का अलग अलग पार्ट्स का पिक्चर्स उसके यहाँ पे स्टोर्ड होता है, और उसको बोला गया है कि तुम जब जाओगे तो उसके हाथ आँख आँख क्या होगा, बेसिकली उसका आँख बेसिकली कैमरा है, तो जाके पिक्चर्स क्लिक करता है और पिक्चर्स को अपने पास वाला जो पिक्चर्स है उससे मैच कराता है, और फिर जब पिक्चर्स मैच हो जाता है तो कुछ फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये नया जमाना का असेंबली लाइन है जिसमें वर्कर्स का कंफर्ट को भी ध्यान दिया गया। पुराना जमाना का जो असेंबली लाइन था, मैंने बोला ना शुरुआत में, तो ये क्या था, मैनुअल था, ठीक है। धीरे धीरे इसको कन्वेयर बेल्ट से कनेक्ट कर दिए। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, एक चेन लगता है और वो फिर आगे बढ़ रहा होता है। कन्वेयर बेल्ट
जैसा कि आपने अभी आजकल देखा हो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, आप अपना सामान रखते हो तो सामान चेकिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज़ किया जाता है। इवन एस्केलेटर्स जो यूज़ होते हैं वो भी कन्वेयर बेल्ट के बेस पे है। तो पुराने ज़माने में जो कन्वेयर बेल्ट था वो जब मूव करता था तो बहुत आवाज़ होता था, बहुत नॉइज़ होता था, घैंग 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 आवाज़ होता था। ये सब वर्कर लोग के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ये नए ज़माने में सबको इलेक्ट्रिक पे बना दिया गया ऐसा, जैसे कि हमारा एस्केलेटर्स है जो आवाज़ ही नहीं करता है। जैसे कि आज का ज़माना का आप एयरपोर्ट पे बैगेज चेकिंग के लिए जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह देखते हो सब आवाज़ नहीं करता है। ठीक है, तो वैसा कन्वेयर बेल्ट उन्होंने बना दिया नॉइजलेस, जिससे वर्कर बहुत फोकस्ड वे में काम कर सके। ये देखिए फोर्ड की रूज कॉम्प्लेक्स है, मतलब फैक्ट्री का एक झलक। ठीक है, हेनरी फोर्ड वॉज डिटरमाइंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लायर्स। ही डेवलप्ड द रूज into an almost self-sufficient and self-contained industrial city। सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, हर तरह का काम हम लोग अपने यहाँ पे ही कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बनाने का सोचा। Construction began in April 1, 1917 and 10 years later facility contained 93 structures, 90 miles of railroad tracks। 90 miles 100 किलोमीटर से ऊपर, तो यहाँ पे रेल रोड ट्रैक्स थे। 27 माइल्स ऑफ कन्वेयर्स, 53,000 मशीन टूल्स, 75,000 एम्प्लॉयज। ये आपका 1947 का एक झलक है। दिख रहा है? अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या ही दिख रहा होगा, बट दिख तो रहा है कुछ ना कुछ। बगल में रिवर है, यहाँ पे जैसे एक रिवर है राइट साइड में, जहाँ पे ये कार्ट बना हुआ वो रिवर है। उधर रिवर में, ये रिवर है, रिवर। ठीक है, ये रिवर है, उसमें शिप है, यहीं से रॉ मटेरियल इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। Old cars move slowly along a conveyor belt at Ford's River Rouge plant while workmen remove tires, glass, roof materials, spark plugs, and other parts. लोग पागल के तरह फोर्ड में जॉब करने के लिए लाइन लगाते थे। ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका में 1930s के आसपास। Applicants at the Ford Motor Company Rouge Employment Office at the height of Great Depression। फोर्ड में कोई काम का कमी नहीं था ग्रेट डिप्रेशन के वक्त। बट आप एम्प्लॉय जितना रखो, काम अंदर में उसको ठीक से नहीं दोगे, वर्किंग कंडीशन सच में नहीं दोगे, तो क्या होगा? एक दिन स्ट्राइक होगा। तो फ्रूज में भी काफी बार स्ट्राइक हुए। कई बार विमेन मैन का पे अलग होता था, ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम होता था। ठीक है, फिर वर्कर लोग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह कि उनको लगता है कि सबको समान पे मिलना चाहिए। ऐसा होता है, हर आदमी को लगता है कि हमको बगल वाले जितना ही पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे नया आदमी ही वो क्यों ना हो, क्योंकि वो उसके जैसा ही काम कर पा रहा है। वो पुराना आदमी है तो भी उसके जैसा भी पेमेंट उसको नया को भी मिलना चाहिए। तो इक्वल पे का डिमांड, और मेन जो था वो इतना टफ वर्किंग कंडीशंस था इनके यहाँ पर कि इनको लगता था कि कैसे हम सरवाइव करेंगे। तो इसको लेकर उनका डिमांड था कि क्या तो पे बढ़ाओ, वर्किंग कंडीशंस बढ़ाओ। तो फोर्ड स्मार्टली क्या किया ना, कि सिर्फ पे बढ़ा दिया उनका और बोला जाओ। पे बढ़ाते ही ये लोग वापस आ गए, सबके सब। फोर्ड को हिटलर के जैसे देखा जा रहा था, नाजी बना दिया उसको, मतलब इतना जुल्म कर रहा है वो हमारे ऊपर। ठीक है, बट दे रिटर्न बैक एंड एवरीथिंग स्टार्टेड नॉर्मल। करंट रूज कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, नया रूज कॉम्प्लेक्स इस तरीके का दिखता है। मॉडर्नाइज हो गया है सब कुछ, आप गूगल करके और भी देख सकते हैं। अब सब एडवांस हो गया है, देर इज नो बैकवर्ड थिंग नाउ। ये फोर्ड का मॉडल ए है जो इन्होंने लॉन्च किया टू कॉम्पीट विथ शेवरले। शेवरले इनको बड़ा कंपटीशन दे दिया,
उससे लड़ने के लिए अपने आप को पूरा रीटूल किए। मॉडल ए फोर्ड एक्चुअली प्रेफर नहीं कर रहे थे, बट क्या था कि मार्केट शेयर जा रहा था इसलिए लाना पड़ा। बट जब आया तो लोग फिर पागल हो गए, मॉडल ए के लिए पागल हो गए। इसको अलग अलग कलर में लाया, बहुत सारे कलर्स में इन्होंने लॉन्च किया, और प्रीमियम वर्जन भी बहुत सारा निकाला। तो शेवरले के साथ कंपटीशन चल रहा था, तो इन्होंने शेवरले ने फिर उससे भी बेटर कुछ निकाला। ये कंपटीशन बहुत सालों तक इनका चला, ठीक है। तब तक क्या था ना, हेनरी फोर्ड गुजर चुके थे। हेनरी फोर्ड मॉडल ए के कुछ ही समय बाद गुजर गए। फिर उनका जो ग्रैंडसन था वो बागडोर को संभाला। ये आप देख रहे हैं अगेन मॉडल ए का एक वेरिएशन। ये शेवरले का गाड़ी है जो मॉडल ए को कॉम्पीट करने के लिए निकाला गया था। इस तरह का विंटेज कार्स आज भी, अगर कभी आप प्रॉपर विंटेज कार्स का कोई रैली या एग्जीबिशन में जाओगे तो आपको शायद देखने को मिलेगा। ये शेवरले की गाड़ी है। ये शेवरले का गाड़ी का एक और वेरिएशन है। In early 1920s, Chevy challenged Ford's Model T on its own low-cost turf. The Chevy was well made and thrifty, and Ford now had some serious competition. यहां से कहानी का एक दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। एपिसोड 2 चेंज होके आ रहा है। ओके, इनका नाम है मिस्टर ओनो ताइची। फोर्ड की सक्सेस दुनिया भर में फैल रही थी। 1940s के बाद फोर्ड भी थोड़े से एजेड हो चुके थे ना, तो वो भी खुले मन से अपनी टेक्निक्स के बारे में अलग अलग जगह जा जाके बताते थे, और फोर्ड की फैक्ट्री में बहुत सारे विजिटर्स आते थे, और वो विजिटर्स को वो पूरा गाड़ी बनाने का टेक्निक वगैरह समझाया करते थे, खुद भी अटेंशन दिया करते थे। उनको लगा कि अगर इस टेक्निक से देश का भला, दुनिया का भला हो सकता है तो क्यों नहीं। ये खबर चारों तरफ आग के तरह फैल रही थी। दूसरी इंडस्ट्रीज भी, मैंने जैसे बताया, इसको अडॉप्ट कर रही थी, इनके टेक्निक्स को प्लानिंग कर रही थी कि जब वो वैसे कर रहा है तो अपने भी अपना प्रोडक्शन को वैसे करें। उड़ते उड़ते खबर जापान तक पहुंच गई। वही जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका था। नागासाकी, हिरोशिमा, अपने सब इवेंट वाले प्लेस का नाम सुना है कि आज भी बोलते हैं वहां पे रेडिएशन के कारण बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं। और छोटा सा कंट्री वॉर के बाद पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इमेजिन करो, वो छोटा सा कंट्री के पास कुछ था ही नहीं कि वो रिवाइव भी कर सके। कैपिटल नहीं, मैं आदमी कम, मैन पावर है बट जितना इनके पास है उतना नहीं, जगह नहीं, इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि इतना जगह हो। प्लस हर समय इन्वायरमेंटल टर्बुलेंस, कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक, ये सब प्रॉब्लम भी वहां पे है। तो अब करे क्या भाई, इतना जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो करे क्या, मर जाएं कि कुछ करें। तो जापानीज का थ्योरी एकदम सिंपल कि हमेशा कुछ करते रहना। जापानीज गवर्नमेंट उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्टोरी मैंने पहले भी आपको बताई थी किसी और चैप्टर में, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी हुआ। यूएस गवर्नमेंट बोला कि सिंस यूएस जीत चुका था ना वॉर में, तो यूएस का अधिकार हो गया जापान पर। तो यूएस गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट को बोला कि तुम अपना कंट्री खुद चलाओ, बट तुम आर्मी नहीं बनाओगे, याद है। तुम अपना जो भी सिक्योरिटी है वो मुझसे लोगे, जितना भी तुमको सिक्योरिटी के लिए फोर्स चाहिए वो मैं दूंगा,
तुम आर्म्स एम्यूनिशंस वगैरह नहीं बना सकते हो, ये सब ट्रीटी में साइन हो गया। तो जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने आर्मी के जो डिसिप्लिन्ड लोग थे उन सबको इंडस्ट्री में उतार दिया, बोले दिमाग लगाओ, इंडस्ट्री बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएं, कहाँ से मैन फोर्स लाएं? तो मैन फोर्स मतलब सब आर्मी के जो सोल्जर्स थे सबको वर्कर बना लिया फैक्ट्री का। जो जनरल वगैरह होते थे वो सब सुपरवाइजर बन गए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। गवर्नमेंट पीछे लग गया कि चलो देखते जो है उसी से जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ करेंगे। और उनके पास जो साधन था उससे उन्होंने बेसिक वॉर के ही जो गले या फिर जले या फिर पड़े हुए लोहे के टुकड़े थे उन्हीं को गला गला के वापस से रॉ मटेरियल्स बनाना शुरू किया, और फिर जो जो चीज का नीड था उस समय वो बनाना शुरू किया। टोयोडा करके, TOYODA, टोयोडा, टोयोटा करके इंसान थे, उन्होंने उस समय ऑटोमोटिव वर्ल्ड मतलब वही गाड़ी के वर्ल्ड में जस्ट काम शुरू किया था और कुछ ट्रक्स वगैरह बनाने शुरू किए थे। उसके थ्रू जितना भी रिसोर्स था जापान के पास, जापान अपना इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया था और हर समय क्यूरियस रहता था कि हम और बेटर कैसे करें। ये क्यूरियोसिटी बहुत जरूरत होती है इम्प्रूव करने की। अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, हर समय क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जापानीज का एक अलग क्यूरियोसिटी और फॉन्डनेस था, एक अलग तरह का वो एक्साइटमेंट और उतावलापन था उनका कि हमें हमेशा इम्प्रूव करना है। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका का कुछ मिलिट्री रूल हमारे यहां पर भी जापान में भी चल रहा था। जॉर्ज मैकडॉगलस नाम है उनका, आर्मी जनरल का, जो अमेरिका से जापान के लिए अपॉइंट किए गए थे कि आप जापान का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, उसको जो वहां पे नीड है एड्रेस करने का कोशिश करो। अमेरिका ने जनरल मैकडॉगलस को अपॉइंट किया था कि आप थोड़ा उनको सपोर्ट करो। तो अमेरिका से एडवर्ड डेमिंग को उस अमेरिकन जनरल ने जापान में बुलाया कि आप आइए थोड़ा यहाँ असेस करिए कि इनका नीड क्या है, कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एडवर्ड डेमिंग नाम आपने पहले भी सुना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर में। एडवर्ड डेमिंग यहाँ पे आते, लोगों का एक एक वे ऑफ प्रोडक्शन को समझते, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते, और फिर वो जब देखते कि सब जगह कॉमन प्रॉब्लम्स ही हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज अमेरिकन और जापानीज गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से जापान में ऑलरेडी वर्क कर रही थी, वो सबको वहां ले जा के सेमिनार्स देते हैं और लोग उनका सेमिनार्स का नोट्स पागल की तरह लिखते थे। वो बहुत अच्छा लगता था कि डेमिंग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। उनके सेमिनार्स का रनिंग नोट्स को लिख लिख कर लोगों ने किताब छाप दिया। ठीक है, और उस किताब का भी इतना बिक्री हुआ कि उसका रॉयल्टी इनकम जो आया वो डेमिंग को देने गए तो डेमिंग लेने से मना कर दी कि मैं नहीं लूंगा। तो वो रुपया को जमा करके जापानियों ने एक डेमिंग प्राइज, जो क्वालिटी अवार्ड प्राइज है वहां पर आज भी दिया जाता है, उसका आविष्कार किया डेमिंग के रेस्पेक्ट में। क्यों नहीं तो डेमिंग प्राइज बोलकर अमेरिकन के नाम पे जापानीज को प्राइज दिया जाएगा। कि डेमिंग ने उनको क्वालिटी समझाया, वे ऑफ वर्किंग समझाया। उन्हीं सेमिनार्स के एक स्टूडेंट थे ये, इनका नाम था ओनो ताइची। ओनो, OHNO, ताइची, ताइजी नहीं ताइची, ताइची, OHNO, ओनो ताइची। ये टोयोटा कंपनी के एक इंजीनियर थे। ठीक है, इनको क्रेडिट दिया जाता है पूरा लीन सिस्टम के बारे में सोचने का। एडवर्ड डेमिंग यहां पर एक सेमिनार
ले रहे हैं जापान में। नहीं, बगल में ओनो ताइची नहीं है, वो कोई और है। ये एडवर्ड डेमिंग है जो सेमिनार ले रहे हैं। ठीक है। एजी टोयोडा, ये टोयोडा कंपनी के मालिक, बेसिकली जो ओरिजिनल टोयोडा थे जिन्होंने ट्रक का फैक्ट्री बैठाया था, उसके बेटे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और ये है ताइची ओनो, इनके एक इंजीनियर, जिसको टोयोडा जी ने पूरा इंडिपेंडेंस दिया कि तुम्हें जो करना है करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ। टोयोडा के कुछ सेल्स मैनेजर लोग अपना ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टोयोटा में ट्रक्स बन रहे थे उस समय और चल रहा था सारा काम, बस कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो यूएस गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। आपने तो हमारा मिलिट्री कंट्रोल किया हुआ है, बट क्या आप हमारा मदद कर सकते हैं हमारे ऑर्डर्स इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम आओ, देखो अमेरिका में तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो ट्राई करके देखो। तो टोयोडा के सेल्स वाले लोग फोर्ड में गए। उस समय फोर्ड का जो, हेनरी फोर्ड का जो ग्रैंडसन था, वो फैक्ट्री को देख रहा था। उतना इंटरेस्टेड नहीं था कि वो है कोई जापान का कोई छोटा सा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आया है मिलने के लिए, कोई ऑर्डर वॉर्डर मिल जाए ऐसा सोच के, तो उतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो लोग को भगा दिया गया। वो लोग निराश होके वापस चले गए। ठीक है। जब वापस चले गए तो कहानी आता है ऐसा कि उसके कुछ ही समय बाद कोरियन वॉर डिक्लेयर हो गया, फिर यूएस और कोरिया में वॉर। क्योंकि जापान कोरिया आस पास है, तो जापान का ऐसे ही स्ट्रेटेजिक टाई अप अमेरिका के साथ था, तो उस समय कोरिया से लड़ने के लिए कुछ वापस ट्रक्स वगैरह की जरूरत थी, तो यूएस गवर्नमेंट ने एक्चुअली टोयोडा कंपनी को कई सारे ट्रैक्टर्स का ऑर्डर्स दे दिया। 1500 ट्रैक्टर पर मंथ तुम सप्लाई करोगे, उससे टोयोडा वापस रिवाइव कर गया। लोग बोलते हैं ना कई बार वॉर भी एक ब्लेसिंग होता है, तो वॉर में किसी की तबाही होगी बट हम लोग आबाद हो गए। तो बोलते हैं अगर वो वॉर नहीं होता तो शायद हम लोग का गवर्नमेंट ही बैठ जाता। जापान ऐसा कहते हैं कि वो वॉर हम लोगों के लिए ब्लेसिंग साबित हो गया। टोयोडा को जब वापस फ्यूल मिल गया इस तरह से कि वापस बिजनेस मिल गया, तो वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद ये ईजी टोयोडा और ओनो ताइची मिलकर वापस से फोर्ड की फैक्ट्री में गए, ये समझने के लिए कि फोर्ड आखिर गाड़ी कैसे बनाता है। क्योंकि ईजी टोयोटा का एक सपना था कि हम लोग ट्रैक्टर्स खाली नहीं बनाकर गाड़ी भी बनाएंगे, और जब गाड़ी भी बनाएंगे ऐसा हमने सोचा, जब हम गाड़ी भी बनाएंगे ऐसा हमने सोचा, तो कैसे बनाए, तो वर्ल्ड का बेस्ट गाड़ी फोर्ड ही बनाता है, फोर्ड के फैक्ट्री में चलते हैं। फोर्ड की फैक्ट्री में फॉक्स गवर्नमेंट का सोर्स वोर्स लगा के वो गए थे, तो इस बार थोड़ा उनका वेलकम हुआ और उनको पूरा प्रोसेस दिखाया गया। ऐसे तो सारे विजिटर्स को वैसे भी दिखाया ही जाता था, तो इनको अच्छे से दिखाया गया कि ऐसे ऐसे हम लोग गाड़ी बनाते हैं, और उनको कोई खतरा नहीं लगा कि कोई छोटा सा कोई जापान का कंपनी आया है गाड़ी देखना कैसे बनता है देखना चाहता है, तो देख लो भैया क्या है। तो इन लोगों का एक खूबी क्या था पता है, फोर्ड का जो जो चीज वो देख रहे थे ना, सबका फोटो लेते जाते थे। इवन मशीन तो मशीन, तो सेटअप, तो कचरा भी जो जनरेट होता है ना, उसका भी फोटो ले लेते थे। और मन ही मन ये सोचते रहते थे हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना जगह ही नहीं, हमारे पास इतना मशीन ही नहीं, हम इतना बड़ा मशीन बनाने के लिए कैपिटल ही नहीं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बट वो डीपली हर प्रोसेस को समझ रहे थे। बोलते कचरा का भी फोटो खींच लेते थे, समझते कि इतना कचरा ही निकालते हैं लोग, इतना वैल्यूएबल है कचरा भी इनका। और वापस आकर इन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरीके से हम लोग हमारे रिसोर्सेज में उस तरह का क्वालिटी बना सकते हैं, तरह का प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बना सकते हैं। और एक एक स्टेप जो उन्होंने इस पर्पस के लिए लिया, वो सारा स्टेप
कंबाइन होकर लीन सिस्टम बन के हमारे सामने आया। तो व्हाट इज लीन सिस्टम? इट विल स्टार्ट नाउ। असली चीज अब स्टार्ट होगा। आई होप यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो कृपया थोड़ा सा मुझे चैट में बता दें कि क्लियर है।